मैं अरविंद एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एवन के ट्यूटोरियल्स पर। फ्रेंड्स, अभी इसके पहले वाली वीडियो में हमने क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर आवेश के बारे में बात किया। आज उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए उस चैप्टर का अगला टॉपिक जो है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक में हमारे पास कोई सिस्टम है, उस सिस्टम पर यदि दो से ज़्यादा चार्ज हों और दो से ज़्यादा चार्ज हो तो उनके बीच जो फोर्स अप्लाई होगा, उस फोर्स की जो वैल्यू होगी वो कैसे डिफाइन होंगे। दो बिंदु चार्ज के लिए तो हमने कूलॉम्स लॉ यूज कर लिया, ठीक है। दो बिंदु चार्ज हमारे पास अवेलेबल हो Q1 Q2 तो उसके लिए हम कूलॉम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यदि एक ही सिस्टम में दो से ज़्यादा चार्ज अवेलेबल हो तो उस कंडीशन में हम कूलॉम्स लॉ अप्लाई नहीं करते। उसके लिए हम अध्यारोपण का सिद्धांत अप्लाई करते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, जैसे कि हमारे पास सिस्टम है, उस सिस्टम में हमारे पास तीन चार्ज हैं Q1 Q2 और Q3। तो ये कहा जाए Q1 और Q2 और Q3 में Q1 पर Q3 और Q2 दोनों की सहायता से लगने वाले बल का मान कितना है वो टोटल फाइंड करना हो तो उसके लिए अध्यारोपण का सिद्धांत अप्लाई करते हैं। सपोज दैट कि हमारे सिस्टम में बहुत सारे चार्ज हैं Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 डॉट डॉट बहुत सारे 10 तक ले लेते हैं, Q10 तक। अब इन सब की सहायता से हमें Q1 पे जो फोर्स चाहिए तो इस पर जो फोर्स होगा F1 होगा। F1 जो बराबर होगा वो F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस डॉट 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 प्लस F110 के बराबर होगा। मतलब पहले आवेश पर दूसरे आवेश द्वारा लगाया गया बल, फिर पहले आवेश पर तीसरे आवेश द्वारा लगाया गया बल और पहले आवेश पर चौथे आवेश द्वारा लगाया गया बल की जो वैल्यू आएगी उसे यदि हम सम कर दें तो वो टोटल फोर्स फाइंड हो जाता है। ये बात उतना अच्छा समझ में नहीं आया होगा, स्टेटमेंट यहाँ दिख रहा होगा। स्टेटमेंट के बाद इस पर हम एक न्यूमेरिकल अप्लाई करके दिखाएंगे, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आइए एग्जाम्पल लिया है, इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले Q1 Q2 की वैल्यू दी हुई है, D की वैल्यू दी हुई है, हमें Q1 पर लगने वाला बल निकालना है। यानी Q1 पर लगने वाला बल यानी सीधे सीधे कहें तो F12 निकालना है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। और अगर इसको थोड़ा सा डायग्राम के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर लें तो हमारे पास Q1 की वैल्यू है और Q2 की वैल्यू है और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। कितना है? 1 मीटर है। Q1 Q2 की वैल्यू आपके पास गिवन है, इस पर लगने वाला F का मान निकालना है। अब दो ही चार्ज है, दोनों बिंदु आवेश है, इसलिए F की वैल्यू आप निकाल सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 r स्क्वायर से। अब इसकी जो वैल्यू है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ इनटू Q1 Q2 की वैल्यू 20 माइक्रो कूलम है। सबसे पहले इसको कूलम में कन्वर्ट करेंगे, 20 × 10⁻⁶ इनटू 20 × 10⁻⁶ अपन r स्क्वायर। r की वैल्यू कितनी है? 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। F इज इक्वल टू ये आ जाएगा 9 × 10⁻⁹ इनटू 20 × 20 400 इनटू 10⁻12। अपन 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। 9 इनटू ये जो 4 है 4 लिख लेते हैं, ये 9 और ये 11 हो जाएगा, या 10⁻12 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 36 × 10⁻1 हो जाएगा, -1 सॉरी, इक्वल टू ये 3.6 न्यूटन की वैल्यू आ जाएगी। यानी F का मान जो आया, F12 का मान जो आया वो कितना है? 3.6 न्यूटन। अब यहीं पे एक एग्जांपल और लेते हैं जहां पर कुछ ऐसा डायग्राम है। क्वेश्चन देखिए कुछ ऐसा है कि Q1 Q2 जो था पहले आपके पास वो सेम है और यहीं से हमने Q3 यहाँ पर एग्जिस्ट करा दिया जिनके बीच की दूरी सेम है। यानी कि जो 1 मीटर था 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे क्या हमें अप्लाई करना है? हमें अध्यारोपण का सिद्धांत अप्लाई करना है, ठीक है। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है? Q1 पर Q2 द्वारा लगने वाला बल, क्योंकि Q1 पर चार्ज बल हमें पूछा जा रहा है, ठीक है। तो Q1 पर Q2 द्वारा लगाया गया बल जो होगा वो कितना आएगा? इसके पहले अभी जितना आया उतना सेम ही आएगा। F12 की बात कर ले तो हम सीधे 3.69 न्यूटन लिख लेते हैं, ठीक है। लेकिन Q1 पर Q3 द्वारा लगाया गया जो बल होगा F13
अब उसकी वैल्यू कितनी आएगी, अब देखो सेम टू सेम Q1 की वैल्यू भी सेम है, Q2 की वैल्यू भी सेम है, इसके बीच का डिस्टेंस भी सेम है, तो वापस यही फार्मूला अप्लाई करेंगे इनके लिए, तो इनके लिए भी तो सेम आएगा ना, तो यहाँ पर भी क्या आएगा 3.6 न्यूटन। अब ये तो दोनों अलग अलग इस पे अप्लाई हुआ, इसके द्वारा इस पर बल और इसके द्वारा इस पर बल, लेकिन ओरिजिनलिटी बात की है तो वास्तव में कितना आया, वास्तव में अभी पूरा टोटल फाइंड नहीं हुआ, तो इसको फाइंड कैसे करेंगे। अब देखो एक ये ट्रायंगल है जो कैसा है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के सारे एंगल कितने होते हैं 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। अब रही बात की एंगल की बात क्यों कर रहे हैं, देखिए इसके द्वारा लगने वाला बल इधर की रूप में होगा और इसके द्वारा लगने वाला बल इधर होगा, इन दोनों का रिजल्ट है इधर होगा कि नहीं होगा, ठीक होगा। अब वेक्टर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो भीमा नाम का चैप्टर था, यानी कि भीमा नाम का जो चैप्टर डायमेंशन जिस चैप्टर में पढ़ा होगा उस चैप्टर में, सॉरी वेक्टर जिस चैप्टर में पढ़ा होगा उस वेक्टर वाले चैप्टर में आपको त्रिभुजों के योग का नियम बताया गया होगा, जिसमें फार्मूला था AB = रूट में a² + b² + 2ab cos थीटा, या इसी को हम रिजल्टेंट R लिख देते हैं, R = रूट में a² + b² + 2ab cos थीटा। अब उसी फार्मूले से हम अप्लाई करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर f फाइंड करना है, f = रूट में f1² + f2² + 2f1 f2 cos थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पे 60 डिग्री है इसलिए थीटा की बात कर रहे थे, तो अब यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं, रूट में f1 की वैल्यू कितनी है, f12 और 13 की बात कर लेते हैं, f12 की वैल्यू कितनी है 3.6 का स्क्वायर प्लस 3.6 का स्क्वायर प्लस 2 3.6 का स्क्वायर इंटू cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू देखिए cos 60 की वैल्यू आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े ही हो, तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद में टोटल जो सॉल्व होके आएगा f की वैल्यू वो कितनी आएगी, f = इन सबको हम सॉल्व कर लेते हैं, 3.6 कॉमन हो जाएगा तो रूट में कितना मिल जाएगा हमें, तो 1 + 1 + 1 = 3.6 इंटू रूट 3, और 3.6 इंटू रूट 3 की वैल्यू 1.7321 मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी वो हमारा रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा। हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 3 रिमाइंडर 36 × 72 6 75 5 80 लगा 7 रिमाइंडर 36 पे आई 108 जी 108 और 7 115 115 5 80 लगा 11 इसका ये हो जाएगा 360 360 में से 108 घटा लीजिए तो 260 252 माइनस का प्लस 11 252 263 हो जाएगा 263 को 3 जगह 26 26 और 26 कितना हो जाएगा 36 और 20 56 और 62 ठीक, तो कितने हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 पॉइंट यानी f की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6.24 न्यूटन ये रिजल्टेंट फोर्स, ठीक। आई होप समझ आ गया होगा, ठीक क्लियर है। कोई प्रॉब्लम आप एक बार से देख लीजिए, यदि कोई प्रॉब्लम हो तो यदि इस वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम है इसके लिए आप क्लास 11 की जो आपकी नोट्स होगी या फिर जो आपके पास बुक होगी उस बुक में आप इसको जाकर देख लीजिएगा। तो लास्ट टॉपिक बात कर लेते हैं जो है इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में कंपैरिजन, मतलब कि गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल में तुलना। अब देखिए वहाँ पर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल आप क्लास 11 में पढ़ चुके हो और वैद्युत आकर्षण बल आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, ठीक है। दोनों के बीच कंपैरिजन की बात कर लेते हैं, इन दोनों में कुछ समानताएं हैं और कुछ भिन्नताएं भी हैं, ठीक। पहली बात कि इनकी समानताओं की बात कर लेते हैं। समानताओं में ये दोनों बल जो होते हैं वह इन दोनों पर लगने वाला जो बल होता है वह इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के बीच समानुपाती होता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये दोनों बल निर्वात में क्रियाशील रहते हैं, ये दोनों बल निर्वात में क्रियाशील रहते हैं। और तीसरी बात हम करें तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों बल न्यूटन
न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करते हैं। मतलब कि एक जैसे कि दोनों ऑब्जेक्ट होगा तो यदि या तो दोनों पे मास होगा या तो दोनों पे चार्ज होगा, तो दोनों मास एक दूसरे को एक मास के द्वारा दूसरे मास पर बल लगता है, या दूसरे मास के द्वारा पहले मास पर बल लगता है, या पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश पर बल लगता है और दूसरे आवेश के कारण पहले आवेश पर बल लगता है। ये समझ पाएंगे। आइए इनकी भिन्नताओं की बात कर लेते हैं। भिन्नताएं क्या है? पहली, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल कहलाता है। कैसे? और गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण बल कहलाता है। मतलब क्या है कि आपके पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स है वो हमेशा प्रतिकर्षित होता है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा आकर्षित होता है। ठीक। और दूसरी चीज़ इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि यहाँ पर जो वैल्यू पूछी, मतलब कि अभी जो 3 टॉपिक हम बताने जा रहे हैं कि FA और FG में रिलेशन, FA और FG के रेशियो का जो रिलेशन बताने जा रहे हैं वो आपसे अक्सर आपके MCQ क्वेश्चन यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पी क्वेश्चन में 1 नंबर में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। जैसे हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख रहे हैं, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच, 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए, इलेक्ट्रॉनों के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए FeFG की जो वैल्यू होती है और 2 प्रोटॉनों के लिए FeFG की जो वैल्यू होती है और 2 न्यूट्रॉनों के लिए FeFG की जो वैल्यू होती है। अब ये कैसे आता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज ये सॉल्व कर देते हैं, इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम बताएंगे कि ये कैसे आता है। इसकी जो वैल्यू होती है 2 प्रोटॉनों के लिए, 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए 10⁻43 के अप्रॉक्स होती है। मतलब इन दोनों का जो रेशियो होता है वो लगभग 10⁻43 के बराबर होता है। तो प्रोटॉनों के लिए जो वैल्यू होती है ये लगभग 10⁻36 के बराबर होता है। और जो 2 न्यूट्रॉनों के लिए होती है, क्योंकि इसमें चार्ज तो होता नहीं है तो Fe की वैल्यू तो ऑलरेडी 0 हो जाती है। तो FG बता रहे हैं तो 0 कोई नंबर का तो ये इनफाइनाइट स्ट्रिंग हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और यहीं पे एक चैप्टर फिनिश होता है। इसमें न्यूमेरिकल कुछ है जो आपको इसके पहले वाले फार्मूले पे दिया गया उस फार्मूले पे अप्लाई होगा या तो फिर कूलम्ब्स लॉ पे अप्लाई होगा। तो आप सॉल्व करिएगा या ऊपर का सिद्धांत जो होगा उस पर अप्लाई होगा, तो आप सॉल्व करिएगा। इसके आगे वाले कोर्स को भी हम जल्दी लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। हाँ, इससे जाने से पहले ये बता दीजिए कि यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, जिससे कि हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक